हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ा-सा डिले हो जाए, उसके पीछे वजह ये है कि अभी तक मैं वेट कर रहा था और 6 बज गए और अभी तक द हिंदू न्यूज़पेपर अपलोड ही नहीं हुआ है, अभी तक मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से उसका निकाल के लाऊँ, उसके बारे में डिस्कस करूँ। वैसे तो आज संडे है और संडे में कोई भी एडिटोरियल द हिंदू में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था, कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, तो उसको मिला के डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी तक द हिंदू न्यूज़पेपर मुझे मिला ही नहीं है। आज कोई सार्वजनिक छुट्टी है क्या, जो द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है? और दूसरा पॉइंट, आप लोग का 1 मिनट खराब करना चाहूँगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कल हमने एसए का और जीएस-1 का ओवरव्यू देखा था जो अभी यूपीएससी मेंस 2023 चल रहा है। पर आप लोग का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि उसको देख के लग रहा है इतना ज़्यादा टाइम देने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आप लोग को ओवरव्यू नहीं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और 1 साल की बात है यार, बस 1 साल मेहनत करके पढ़ लो, फिर पूरी ज़िंदगी भर आराम रहेगा। नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करना, मतलब उसमें इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है उसको ओवरव्यू देने में, उसके बाद भी आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसा है कि उसको ज़्यादातर लोग देख ही नहीं रहे हो। तो फिर या तो यही है कि आप सब बहुत परिपक्व हो इस चीज़ को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के आप सबको पता है कि कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर पता है तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग को ओवरव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जीएस 2 का भी ओवरव्यू चाहिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। भाई पढ़ाई आप लोग के नुकसान हो रहा है, आप लोग को खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि आज 1 साल की मेहनत के नाते हम पूरी ज़िंदगी तबाह करने जा रहे हैं। अगर आज ईमानदारी से 1 साल, बल्कि 1 साल भी नहीं, अगर आप 8 महीने भी ईमानदारी से पढ़ लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है, रील देखने के लिए हमारे पास 3-3 घंटे टाइम होते हैं और जीएस-1 का ओवरव्यू देखने के लिए हमारे पास 30 मिनट भी नहीं है। सही है, सही दिशा में बढ़ रहे हैं हम। 90% लोगों का आईएएस में सिलेक्शन ना होने के पीछे यही वजह है कि जहाँ हमें मेहनत करनी चाहिए, वहाँ छोड़ के हम कहीं और मेहनत कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें अभी समझ नहीं आएँगी, जब आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा और आप यहीं बैठे रह जाएँगे, रील देखते रह जाएँगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। मतलब इतना टाइम लगता है उसको रिकॉर्ड करने में, उसको अपलोड करने में, फिर वो आप लोग को उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो अच्छा नहीं लगता यार। अगर आप लोग को ओवरव्यू चाहिए जीएस2 का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नहीं चाहिए तो भी बताइए, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस इतना याद रखिएगा कि आप अपने साथ और अपने माँ-बाप के साथ दगाबाजी मत करिएगा कभी, कभी उनका भरोसा मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे अगर आप दगाबाजी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही वाहियात हरकत कर रहे हैं। माँ-बाप पे इतना ट्रस्ट करके, अब पता नहीं कहाँ से पैसे लाके हमें देते हैं कि बेटा जाओ, बच्चे जाओ, बाहर रह के पढ़ाई करो, घर की टेंशन ना रहे तुम्हें, बाहर रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगी, माहौल मिलेगा, कोचिंग जॉइन करवाते हैं लाखों रुपए की, और यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, ओवरव्यू भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहा है, स्टैटिक पोर्शन भी मिल रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई बात नहीं यार। ऐसे वक़्त पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको वक़्त पे समझ आ जाता है, तभी ना आधे से ज़्यादा लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, पर कोई बात नहीं, जो समझदार होंगे उनको ये समझ आ गया होगा कि उनको क्या करना है। यार अगर पढ़ाई करनी है, कोई भी काम करना है, ईमानदारी से करिए, अगर नहीं हो पा रहा तो सीधे-सीधे घरवालों को बोल दीजिए, कम से कम किसी के विश्वास के साथ मत खेलिए। यहाँ पे माँ-बाप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। और एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, अगर कामयाब होना है ना ज़िंदगी में, तो माँ-बाप के ज़िंदा रहते हो जाइए, क्योंकि जब माँ-बाप नहीं रहेंगे ना, तो जो प्राइड होता है वो आप किसी की आँखों में नहीं देख पाएँगे। जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आपकी जॉब बनने लगेगी, आप आईएएस बन के आओगे ना और अपने माँ-बाप की आँखों में देखोगे, तो उनकी आँखों में एक खुशी भी होगी, दर्द भी होगा, आँसू भी छलक रहे होंगे और उनकी आँखों में ये होगा कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, इसने मुझे प्राउड फ़ील कराया है। और अगर माँ-बाप ज़िंदा नहीं रहे, उसके बाद आप कितना भी कामयाब बन लो, कुछ भी कर लो, ऐसे पैसे की क्या वैल्यू यार? आपके पास 100 करोड़ रुपए हों, लेकिन आप अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते, तो ऐसे पैसे की क्या वैल्यू है? आप अपने बाप के लिए एक पैंट शर्ट नहीं खरीद सकते, तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का? आप दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेस हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, टूटते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप सब ध्यान देंगे पढ़ाई पे। देखिए, अब चाहे मेरा ओवरव्यू देखिए, चाहे मत देखिए, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, किसी भी फील्ड में आप हैं, पूरी ईमानदारी से करिए, और अगर नहीं आपका मन लग रहा है, तो सीधे-सीधे बोल दीजिए घरवालों को कि नहीं हो पाएगा, बात खत्म। कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। आइए आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई, तो रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना, यानी इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो रोगियों की सुरक्षा है उसके लिए इन्हीं को प्रेरित करना, रोगियों को खुद ही शामिल करना, पेशेंट को ही शामिल करना, कि पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करें, पेशेंट सेफ्टी के लिए ये उत्सुक रहें, इसको लेकर के जागरूक रहें। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में। उस स्कीम का क्या नाम है, तो उस स्कीम का नाम है पीएमएमएसवाई। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये चर्चा में क्यों आ गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रुपाला जी ने
15 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इसी की किसकी पीएमएमएसवाई की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो अब चलिए देखते हैं पीएमएसएसवाई के बारे में। वैसे तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की बात की जा रही है। किसकी? तो मत्स्य संपदा यानी कि मछली से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम मोटा-मोटा इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि स्कीम किसके लिए है, मछली से संबंधित किसी चीज़ के लिए। तो आगे तो हम जानेंगे कि क्या है स्कीम, कैसे है, लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए नाम सुन के ही कि मत्स्य पालन से जुड़ी हुई स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या करना है, तो मछली उत्पादन को 220 एलएमटी, एलएमटी क्या होता है? लाख मीट्रिक टन, 220 एलएमटी तक बढ़ाना है। उसके अलावा इसके लिए क्या किया जाए, तो अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। उसके अलावा मछुआरों और मछली पालन की आय दोगुनी और रोजगार सृजन करना है इस स्कीम के तहत। तटीय मछुआरे गांवों में 3,477 सागर मित्र पंजीकृत होंगे। सागर मित्र कौन होंगे? सागर मित्र वो होंगे जो सागर में सुरक्षा करेंगे। अगर मान लीजिए कोई फंस जाता है, मछली पकड़ने गया और वो फंस गया किसी आपदा में, किसी मुसीबत में, तो ये लोग उसकी हेल्प करेंगे, सागर मित्र। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना ही इसका उद्देश्य है। नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। आगे हम नीली क्रांति के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था और इसके लिए कितना निवेश किया गया था? तो 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए निवेश किया गया था, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश माना जाता है। और ये कब योजना शुरू की गई थी? तो वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है, तो मछुआरों को बीमा भी कवरेज दिया जाता है, उनके अलावा वित्तीय सहायता भी दी जाती है उनको। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। अब किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे आप देखिए, कई बार क्या होता है कि मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने, अब यहाँ पे बीच समुद्र में पहुंच के पता चलता है कि तूफान आ गया, पता चलता है कि यहाँ पे सुनामी आ गया, तो वो फंस जाते हैं बेचारे। उसके लिए इनको बीमा कवरेज भी, इनके स्वास्थ्य संबंधित बीमा कवरेज है। उसके अलावा कई बार ये होता है कि मछुआरे जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने और धीरे से ये मतलब मछली पकड़ने के चक्कर में पता चलता है कि श्रीलंका के बॉर्डर में घुस गए, पता चलता है बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस गए। तो अब इनको उतना आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ जा रहे हैं। मछली पकड़ने के चक्कर में बेचारे अपनी आजीविका चलाने के लिए ये काम करते हैं, और धीरे धीरे अगर इंटरनेशनल बॉर्डर में घुस गए तो फिर यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है। कई बार क्या होता है कि श्रीलंका वाले इंडियन मछुआरों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद इनको छोड़ते भी नहीं हैं, और जब सरकार यहाँ से छोड़ने के लिए कहती है तो इनको छोड़ देंगे, लेकिन जो इनकी नाव होती है, जो इनकी बोट होती है, उसको नहीं छोड़ते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि बेचारे जो मछुआरे हैं वैसे भी इतनी अच्छी स्थिति तो है नहीं कि आए दिन वो ये बोट बनाते रहें। तो कई बार ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो इसे 2 अलग-अलग घटकों के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू किया गया है। देखिए, अम्ब्रेला योजना वो होती है, जिस योजना के तहत एक से अधिक चीज़ें लेकर के चले जाएँ, या कम से कम 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब लेके चली जाती है ना, उसी योजना को अम्ब्रेला कहा जाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना, इस परियोजना की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना, सभी उप घटक गतिविधियां राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और लागत केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा की जाएगी। देखिए, सामान्यतः योजनाओं को ऐसे बांटा जाएगा केंद्र सरकार के, तो एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना ये होती है जहाँ पे 100% पैसा केंद्र सरकार देगी, और केंद्र प्रायोजित योजना वह होती है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के पैसा देती हैं। अब ये अनुपात अलग अलग रहता है अलग अलग योजनाओं में। तो इस योजना को दोनों घटकों के रूप में लागू किया गया है। एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। अगर हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जाहिर-सी बात है कि मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, उत्तरदायी, समावेशी और न्याय संगत तरीके से उपयोग करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, इसके क्षेत्र में सुधार करना, यही सारे तो उद्देश्य रहेंगे। आखिर मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित योजना लाई गई तो किस लिए लाई गई होगी? जाहिर-सी बात है कि इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई होगी, उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई होगी। भूमि और जल के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार सहित मूल्य श्रृंखला को आधुनिक एवं मजबूत बनाना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना तथा सार्थक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कृषि सकल मूल्य वर्धित क्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए बोला जाता है, और निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना। देखिए, जीवीए क्या होता है? जीवीए का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, जैसे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो गया, जैसे कृषि का क्षेत्र हो गया, तो जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से कितना योगदान आ रहा है जीडीपी में, उसी को जीवीए कहा जाता है। उसके अलावा जो मछुआरे हैं और मत्स्य किसान, इनके सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके अलावा बात करें मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक ढांचा स्थापित करना, ये इसके उद्देश्य हैं इस योजना के। अगर हम बात करें इसके महत्व की, इस योजना का महत्व क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है। जैसे बात की जा रही है कि मत्स्य जो होता है, मछली जो होती है, इसका निर्यात भी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो यहाँ से आय मिलती है, उसके अलावा हमारा निर्यात बढ़ता है, तो व्यापार घाटे में भी कमी होने की संभावना रहती है। इस तरीके से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और फिर जो राष्ट्रीय आय है, जो जीडीपी है, उसमें तो योगदान दे ही रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने में मदद कर रहा है, किसानों को सुरक्षा मिल रही है और यहाँ पे जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं या जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, उनके लिए भी तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला बिंदु है कि यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और इस क्षेत्र से जुड़े कई अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यह देश की आर्थिक रूप से वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। मछली उत्पादन में सुधार के लिए एकीकृत मछली पालन और मछली उत्पादन में विविधता लाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आय में मत्स्य पालन क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। भारत विश्व के अग्रणी समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों में से एक है। वित्त वर्ष 2020 में देश के कुल मत्स्य निर्यात में जलीय कृषि उत्पादों का हिस्सा 70 से 75% था। अब देखिए, जलीय कृषि और मत्स्य पालन दो अलग चीजें हैं। मत्स्य पालन जो होता है उसमें सिर्फ मछली का पालन किया जाता है, लेकिन जो जलीय कृषि होती है उसमें झींगा भी आ जाएगा, कोपॉड भी आ जाएंगे। इस तरीके से मतलब जितने भी चीजें, जितने भी जीव हैं जो जलीय स्तर पर रहते हैं, जिनकी कृषि की जा सकती है, उसके अलावा जिसको उपयोग किया जा सकता है खाने के रूप में या अन्य रूपों में, तो उसको जलीय कृषि के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब कई सारे ऐसे पदार्थ होंगे, कई सारी ऐसी चीजें होंगी समुद्र में जो औषधि के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते और इसको बड़े लेवल पर कृषि किया जाता है। तो इसको जलीय कृषि का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन मत्स्य पालन में सिर्फ मछली पालन ही आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर बात करें हम इस योजना की उपलब्धियों के बारे में, तो वर्ष 2020-21 से लेकर के 22-23 तक 14,654.67 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उसके अलावा 2021-22 में मछली उत्पादन 16.25 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया, जो कि अभी तक का उच्च स्तर था सबसे। ये रिकॉर्ड स्तर पर जाकर के यहाँ पे मछली उत्पादन हुआ है। उसके अलावा बात की जा रही है कि अगर समुद्री निर्यात देखा जाए, तो 57,586 करोड़ रुपए का समुद्री निर्यात होता है इसी दौरान, 2021-22 के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो जो भारत है, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि करने वाला देश है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी महत्ता बढ़ ही जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए स्कीम तो आएगी ही आएगी। अगर हम बात करते हैं इस योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है असंरचनात्मक और तकनीकी अंतराल। मत्स्य पालन क्षेत्र को मछली उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन एवं विपणन हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी की कमी का सामना करना पड़ता है। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर मछलियों को कोल्ड स्टोरेज में ना रखा जाए, बर्फ में ना रखा जाए, तो मछलियाँ सड़ जाएँगी थोड़ा देर बाद और वो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से वही बात की जाए। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके भी बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा कौन सी मछली जाएगी बाहर, कौन सी मछली यहीं पे रहेगी, उसकी क्वालिटी भी देखना है और कौन सी मछली की माँग ज़्यादा आ रही है। जैसे कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं ना, प्रजातियाँ, मुझे तो नाम नहीं पता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। अब कौन सी प्रजाति, कौन से नाम की मछली ज़्यादा पसंद की जा रही है बाहर, कौन सी कम पसंद की जा रही है, वो भी तो देखना रहता है। अगला बिंदु मानव संसाधन विकास का अभाव। तो मत्स्य कृषकों और मछुआरों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तथा सेवाओं में विस्तार की कमी इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों एवं मानकों को प्रभावित करती है। अगला बिंदु वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा। तो मत्स्य कृषकों और मछुआरों के लिए समय पर ऋण तथा बीमा की अपर्याप्त पहुंच का कारण उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, बाजार में उतार चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न जोखिमों एवं कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी लाया गया था, ताकि इनको ऋण मिल सके समय पे। उसके अलावा बात करें विनियामक और कानूनी अनुपालन, ये भी एक चुनौती है। जैसे आप देखिए, लाइसेंस की बात हो गई, उसके अलावा कोटा हो गया, संरक्षण उपाय हो गए, गुणवत्ता नियंत्रण हो गई, तो ये सारी समस्याएं भी निकल के आती है इस क्षेत्र में। जैसे बात करें मत्स्य प्रबंधन के लिए विनियामक और कानूनी ढांचे हो गए, उसके अलावा जागरूकता हो गई एवं अनुपालन की कमी का सामना करना पड़ता है। ये क्षेत्र की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई बार मछुआरे क्या करते हैं, अनजाने में बाउंड्री पार कर जाते हैं। अब उसके लेवल पे कैसे काम करना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा करके अगर बाउंड्री का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी देश रहेगा वो हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे भी एक बार ये घटना हो चुकी है। समुद्र के रास्ते से आए थे जब बॉम्ब ब्लास्ट किए थे सब। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कानूनी ढांचा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित अन्य पहल कौन-कौन सी है? तो सागर परिक्रमा हो गया, पाक बे योजना हो गई, उसके अलावा मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष। तो ये मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजना या अन्य पहल है भारत सरकार की। अब क्योंकि बात मत्स्य पालन की हो रही है और यहाँ पे नीली क्रांति की बात ना हो, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नीली क्रांति के बारे में भी। अपनी बहुआयामी गतिविधियों के साथ नीली क्रांति मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों जलीय कृषि तथा मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मत्स्य संसाधन है, उसके अलावा जो जलीय कृषि है उसको भी ध्यान में रखा गया है, यानी मछली और जलीय कृषि दोनों से संबंधित है नीली क्रांति आपकी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि आर्थिक समृद्धि के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से
समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना। उसके अलावा नई प्रौद्योगिकी होगी जो मछली उत्पादन में योगदान दे सके, उसके लेवल पे अच्छे से काम कर सके, तो उसमें बढ़ावा देना, उसके निवेश पर बढ़ावा देना। उसके अलावा भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके अलावा रोजगार और निर्यात आय उत्पन्न करने के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना। उसके अलावा मछुआरों और जलीय कृषि के किसानों को सशक्त बनाना। देखिए, जो मछली होती है ना, वो एक बहुत अच्छा फूड माना जाता है। अब ये मत कहिए कि सर आप प्रमोट कर रहे हैं, जिसको खाना है खाइए, नहीं वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ऐसा माना जाता है, साइंस ये कहता है कि मछली बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है अगर खाना चाहे कोई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो पोषण के हिसाब से मछली को एक अच्छा खाना माना गया है। अब देखिए, मुझे ये मत कहिए कि सर आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसका मर्ज़ी वो खाए, जिसकी नहीं मर्ज़ी वो ना खाए। और यहाँ पे कभी किसी के खाने को लेकर के कमेंट नहीं करना है कि आप ये खाते हो, आप वो खाते हो, आप तो ऐसे-वैसे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही गंदी हैं। वो सबकी पर्सनल चॉइस है, क्या किसको क्या खाना है वो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हम अपना देखें हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब हम जान लेते हैं केसीसी के बारे में। इसका पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ऋण के बारे में बात की जा रही है। तो इसको 1998 में लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? तो जो बीज हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, इनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा लोन के माध्यम से। अब लोन कौन देगा? सीधे सरकार तो देगी नहीं, तो बैंक देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे किसानों को आसानी से एकल खिड़की के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सके, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। उसके अलावा इसको वर्ष 2004 में कृषि संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों हेतु किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता के लिए आगे बढ़ाया गया था। बजट वर्ष 2018-19 में सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए केसीसी की सुविधा के विस्तार की घोषणा की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कौन कौन ऋण दे सकते हैं? तो बात की जा रही है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक हो गए, जैसे कि आपका जहाँ पे सेविंग अकाउंट होगा। उसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, उसके अलावा लघु वित्त बैंक हो गए, उसके अलावा सहकारी समितियां, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? तो ऋण दे सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल के बारे में। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे अदालतों में लंबित मामलों की सारी जानकारी एक टैब में आपको मिल जाएगी, यानी सारा उसका डेटा रहता है कि कौन से मामले लंबित हैं, कैसा मामला है, क्या नहीं है और कितने मामले निपटाए गए हैं। अदालतों से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है जिसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करके रखी गई है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों आ गया? तो आप देख ही सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल पर शामिल होने के साथ प्रमुख ई कोर्ट परियोजना पूरी हो गई, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया, तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में। एनजेडीजी यानी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इस 18,735 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है, जिसे ई न्यायालय प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में स्थापित किया गया है। यानी यही बात क्लियर है कि 18,735 जिला न्यायालय हो गए, अधीनस्थ न्यायालय हो गए और हाई कोर्ट हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अभी शामिल हुआ है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं की जा रही। इनके जो भी निर्णय हैं, जो भी आदेश हैं और जो भी मामले हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे इकट्ठी की गई है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर। तो इससे संबंधित ये एक पोर्टल है, ये एक डेटा बेस है। डेटा को कनेक्टेड जिला और तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। ये देश के सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही या निर्णयों से संबंधित डेटा प्रदान करता है। वास्तविक समय के आधार पर क्या होता है? तो यानी कि जैसे मान लीजिए अभी कोई निर्णय आया तो इसको तुरंत अपलोड कर दिया जाता है इस पे, ताकि अगर कोई चाहे तो यहाँ से जानकारी इकट्ठी कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज निर्णय आया तो इसको 2 साल बाद यहाँ पे जाके अपडेट कर दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी मुमकिन होता है उतना जल्दी इसको अपडेट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे इस जानकारी इकट्ठी हो सके, लोग यहाँ से देख सकें। तो इसी को वास्तविक समय पे कहा जाता है, यानी कि रियल टाइम बेस। उसके अलावा बात करें कि सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से एनजेडीजी में शामिल हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक प्रतिवादियों को आसान पहुंच की सुविधा मिल रही है। और अब तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे, इसके जो आदेश होंगे, इसके जो निर्णय होंगे, जब यहाँ पे होंगे और हम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और किसी को समझाना, किसी को बताना, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो वहाँ पे भी हम जाके देख सकते हैं कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, क्या आदेश दिया था, क्या निर्णय दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के बोलने का मतलब है कि पापा बोले, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हाई कोर्ट को मानना है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना है। तो इस तरीके से बात की जा रही है। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो बात की जा रही है राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी एनडीएसएपी के अनुरूप एनजेडीजे केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करता है। अगला बिंदु है यह एपीआई निर्दिष्ट विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजियों का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक सुव्यवस्थित पहुंच में मदद करता है। उसके अलावा यह सुविधा संस्थागत वादियों के मामलों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए है, तथा भविष्य में गैर संस्थागत वादियों तक पहुंच बढ़ाने की योजना है। देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही है, जो एपीआई होता है इसमें क्या करना है, तो जो केंद्र सरकार है, उसके अलावा जो राज्य सरकार है, तो यहाँ पे विभागीय आईडी दी गई है सबको।
आप आईडी से लॉगिन करिए, उसके बाद वहाँ पे जाके डेटा अपडेट कर दी जाए, कोई भी संबंधित जानकारी तो वहाँ से एक्सेस करिए और उसको डेटा अपडेट कर दीजिए। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो एनजीडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए, नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता करता है तथा लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है। यह न्यायालय की कार्यवाही और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है तथा इस प्रकार एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को एनजेडीजी के साथ जोड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की बात करें तो क्या है, यहाँ पे वर्ष 2018 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने अनुबंध परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने वाली केस प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करने में एनजेडीजी की भूमिका की सराहना की है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक हमारी सराहना करे इस चीज के लिए। ये मान्यता कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में एनजेडीजी के महत्व को रेखांकित करते हैं। अब इससे कैसे कारोबारी माहौल बनेगा? देखो, कारोबारी माहौल इससे ऐसे बनेगा जब एनजेडीजी पे पूरा डेटा अवेलेबल है। कोई भी चाहे तो यहाँ पे देख सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, या कौन से आदेश हैं, कौन से निर्णय हैं, क्या कानून है, ये सारी चीजें जब उनको पता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस लगाने में आसानी होगी। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी इस बेस पे। अगर कोई कहता है, इसको डराता है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी, तो जाएगा तुरंत इस डेटाबेस पे जाके देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था इस मामले में। उसको पता चल जाएगा। अगर सच होगा तो नहीं लगाएगा फैक्ट्री, कोई और तरीका देखेगा, उसमें सुधार करेगा। और अगर देखेगा कि यहाँ पे भड़काया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, तो उसको जानकारी हो जाएगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से इससे आसानी होगी। अगर हम बात करें ई कोर्ट से संबंधित अन्य पहल कौन-कौन सी है, तो इसमें पहला है केस सूचना सॉफ्टवेयर, उसके अलावा आभासी न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके अलावा राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग। उसके अलावा बात करें न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल। देखिए, आप देखेंगे कि वर्तमान समय में यूट्यूब पे बहुत सारी छोटी-छोटी क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी कि एमपी हाई कोर्ट का है और पटना हाई कोर्ट का, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे जज लोग क्या करते हैं, तो सुनवाई करते हैं। यहाँ पे डिजिटल माध्यम से सुनवाई होती है। कई बार क्या होता है कि जो सुनवाई होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, उसकी क्लिप बाहर भी आती है। तो आपको देखने को मिलेगा कई बार जो लोग गलत होते हैं उनको डाँट भी पड़ती है, चाहे वो डीएम हुए, एसपी हुए, इंस्पेक्टर हुए, कोई भी हुआ, जो गलत कर रहा है उसको डाँट पड़ती है। और यहाँ पे इसको छोड़िए ना, ये तो फिर भी छोटी पोस्ट है। जो यहाँ पे भारत सरकार के मुख्य वकील होते हैं, महान्यायवादी, इनको भी घसीट लेती है सुप्रीम कोर्ट, इनको भी नहीं छोड़ते सीजेआई। तो इस तरीके से बात यहाँ पे की जा रही है कि जो डिजिटल माध्यम है इनको बढ़ावा देने की बात की है इस मामले में। क्योंकि आज संडे है और संडे में कोई भी एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश नहीं होता, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। तो यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप लोग को जीएस 2 का ओवरव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलने में जो भी गलती हो, मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लगी तो उसके लिए दिल से माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी उसके लिए दिल से। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।